गुड मॉर्निंग साथियों। मैं संतोष कुमार सोनी मिशन मंजिल की परिवार की ओर से आप सभी को वेलकम करता हूं, गुड मॉर्निंग करता हूं साथियों। और आज से हम चलेंगे नए सफ़र की ओर और बायोलॉजी की जो है फर्स्ट क्लास को लेकर हम आए हुए हैं साथियों। और कहता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इस जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इस जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है साथियों। चलिए साथियों, आगे चलने का प्रयास करते हैं और हम लोग बायोलॉजी की क्लास को देखेंगे। फर्स्ट क्लास है, आप लोग इसमें से क्या पढ़ना वो भी देखेंगे। और पहला क्लास में आप ये भी देखेंगे कि कौन सा बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको समझिएगा। बायोलॉजी, बायोलॉजी होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। देखिए साथियों, जीव विज्ञान, ठीक है। तो जीव विज्ञान जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, दो क्लास में डिवाइड है साथियों। एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। बॉटनी होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे साथियों, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जंतुओं के बारे में, जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन करेंगे इसमें हम लोग। और इसमें पढ़ेंगे स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन या तो पादपों का अध्ययन, पादपों का अध्ययन। अब देखिए इसमें से एक मैक्रो बायोलॉजी भी आता है साथियों, मैक्रो बायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान, विज्ञान। इसमें से बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, ये सब के बारे में पढ़ेंगे जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं साथियों। तो इसमें पादपों का अध्ययन पढ़ेंगे और इसमें हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जंतुओं के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो इसके फादर कौन है, जूलॉजी के। सबसे पहले आप देखेंगे कि जूलॉजी के फादर कौन है। तो जूलॉजी के जो फादर हैं, पिता, जनक, इसको जनक बोलते हैं। तो ये है एरिस्टोटल साहब। कौन है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल मतलब अरस्तु, अरस्तु साहब। अरस्तु जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, यानी जंतु विज्ञान के पिता हैं ये। कौन है, एरिस्टोटल जी, जंतु विज्ञान के जनक, के जनक, जनक मतलब पिता, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के ये फादर है साथियों। दूसरा, दूसरा यहीं से हम जानेंगे कि बॉटनी, बॉटनी के फादर कौन है, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। तो बॉटनी के जो फादर हैं वो क्या है, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के पिता, विज्ञान के पिता। तो पिता हैं आपके थियोफ्रेस्टस, 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 थियोफ्रेस्टस साहब हैं। ठीक है साथियों। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप जानेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आप जानेंगे कि देखिए बायोलॉजी का जो वर्ड होता है, बायोलॉजी वर्ड, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में साथियों,
बायोलॉजी word was first coined by जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया? सर्वप्रथम प्रयोग जो है साथियों वो लेमार्क और ट्रेविरेनस साहब ने किया। किसने? लेमार्क और ट्रेविरेनस साहब। कब? तो इन 1801 यानी कि 1801 ईस्वी में। ठीक है साथियों, तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किन्होंने किया? तो ट्रेविरेनस ने और लेमार्क ने। ठीक है साथियों, और ये 1801 में हुआ। अब देखिए बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है साथियों। बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो जीव विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है। तो एक है बायो और एक है लॉजी। ठीक है, देखिए बायोस और एक है लॉजी। ठीक है साथियों, तो बायो जो होता है इसका मतलब क्या होता है? लिविंग। क्या होता है साथियों? लिविंग। और लिविंग मतलब होता है सजीव। उसके बाद लॉजी मतलब होता है टू स्टडी मतलब अध्ययन करना। इस प्रकार इसको कंबाइंड यदि हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे स्टडी ऑफ लिविंग्स। यानी सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है साथियों? सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? बायोलॉजी कहलाता है, यानी जीव विज्ञान कहलाता है। अब हर एक बच्चे को ये बात पता होगा कि सजीव होने के लिए क्या क्या जरूरत है। कोई यदि लिविंग थिंग्स है यानी सजीव प्राणी है, तो उसको कैसे जानेंगे कि वो सजीव है? तो इसके फीचर्स क्या है, मतलब इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो इनके प्रॉपर्टीज जो है साथियों गुण, प्रॉपर्टीज को हम गुण बोलेंगे। सबसे पहला बात जो है वो ये क्या करते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। मतलब वृद्धि और विकास करते हैं। ये पहला गुण है इनका। मतलब जो सजीव होता है वो अपना आकार और आकृति में क्या करता है? परिवर्तन करता है, चेंज करता है। ठीक है साथियों, जब छोटा बच्चा होता है तो न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलने के बाद वो धीरे धीरे बच्चा जो है बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? न्यूट्रिशन देखेंगे। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण मतलब खाना खाता है। ठीक है, और न्यूट्रिशन में भी हम बहुत टाइप का न्यूट्रिशन देखेंगे। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैराजाइट। उसके बाद ये सब बहुत सारा होता है साथियों, जैसे परजीवी, परपोषी और मृत जीवी, ये सब जानेंगे हम चैप्टर में, और पहला चैप्टर यही है। ठीक है साथियों, तीसरा बात ये क्या करते हैं? रिस्पिरेशन करते हैं। रिस्पायरेशन मतलब होता है साथियों श्वसन। क्या करते हैं? सांस लेते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर का इधर लिख देते हैं साथियों, नीचे जो है कट जाता है कभी कभी। तो फोर्थ नंबर में आपका जो है
रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब होता है साथियों प्रजनन करते हैं, प्रजनन करते हैं। और फिफ्थ नंबर में क्या होता है? मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। बट एक्सेप्ट प्लांट, प्लांट दे कैनॉट मूव, दे कैनॉट मूव। ये जो होते हैं मूव नहीं करते हैं साथियों। ये क्या है? मूव नहीं करते हैं। प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, पादप जो है वो मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन ये भी क्या है? सजीव है। पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, मतलब जो प्लांट होता है या तो एनिमल होता है उसका विकास होता है, मतलब बढ़ता है, उसके आकार और आमाप, साइज में, शेप में जो है वो चेंज आता है। दूसरा है वे लोग पोषण करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, फूड को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद तीसरा रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन मतलब होता है श्वसन करना, सांस लेते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद फोर्थ नंबर में रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं। और जो रिप्रोडक्शन होता है साथियों, रिप्रोडक्शन जो होता है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? तो रिप्रोडक्शन का, प्रजनन का फर्स्ट स्टेप ही क्या है साथियों? फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। निषेचन जो होता है साथियों कहाँ होता है? तो होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ही जो है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन का जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होता है साथियों। पहला स्टेप होता है वो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, नेक्स्ट ये हो गया साथियों। और मूवमेंट, मूवमेंट जो होता है साथियों वो सजीवों में होता है मूवमेंट, जैसे हम चल फिर सकते हैं, देखिए चल रहे हैं। उसके बाद लेकिन प्लांट में मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये सजीव है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट लिखे हैं कि प्लांट को छोड़कर सभी क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं साथियों। प्लांट को छोड़कर सभी क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। और प्लांट नहीं करते हैं, लेकिन ये भी सजीव प्राणी होते हैं, ठीक है साथियों, सजीव प्राणी होते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए अब एक होता है फादर ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? बताइए साथियों, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांत किसने दिया? अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, आप 10 क्लास में भी पढ़े होंगे 10 क्लास में है ये चैप्टर, ठीक है। देखिए साथियों, चार्ल्स डार्विन का नाम सुने होंगे आप, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन साहब जो हैं उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन, किताब भी लिखे हैं, बुक का नाम, बुक, इनके द्वारा एक बुक लिखा गया, ठीक है साथियों, यहां लिख देते हैं। चार्ल्स डार्विन के द्वारा रिटेन लिखा गया, रिटेन बाय बुक, यानी एक किताब लिखे हैं। और वो किताब का नाम क्या है साथियों? तो किताब का नाम है ऑन द ऑरिजिन, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज, ठीक है साथियों, जीवों की उत्पत्ति पर, जीवों की उत्पत्ति पर, जीवों की उत्पत्ति पर किताब का नाम है साथियों। ये किसने लिखा है? तो डार्विन साहब ने लिखे हैं। किसने? डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने लिखे हैं। आगे नेक्स्ट, फादर ऑफ
मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस जो है साथियों, उनके फादर कौन है? तो मेडिकल साइंस के फादर हैं, गलत हो जाता है इसमें थोड़ा सा, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस मतलब मेडिकल साइंस के पिता, ये हो गया औषधि ठीक है। मेडिकल साइंस के जो पिता हैं साथियों, हिप्पोक्रेट्स हैं। कौन है? हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स। रेलवे में बहुत बार पूछा ये सवाल, ठीक है साथियों। हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स जी नहीं क्या है, वो मेडिकल साइंस के बारे में बताया था सबसे पहले, ठीक है साथियों। और डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स को किसके सिद्धांतों, किसके सिद्धांतों की शपथ दिलाई जाती है? सिद्धांतों की शपथ दिलाई जाती है, दिलाई जाती है। तो हिप्पोक्रेट्स की जो है ओथ, ओथ होता है, ओथ, ठीक है। तो शपथ, डॉक्टर्स जो होते हैं उनको किस बुक, किस शपथ दिलाई जाती है साथियों? तो वो बुक का नाम है क्या? तो हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स के द्वारा जो किताब लिखी गई है उनके सिद्धांत की शपथ दिलवाई जाती है, ठीक है साथियों। अब देखिए नेक्स्ट आपका है फादर ऑफ, फादर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी। बताइए होम्योपैथी के पिता कौन है? यानी कि होम्योपैथी के जनक, होम्योपैथी के जनक कौन है साथियों? बताइए। सैमुअल हनीमैन। कौन है? सैमुअल हनीमैन, सैमुअल हनीमैन, सैमुअल हनीमैन, सैमुअल हनीमैन, हनीमैन, सैमुअल हनीमैन, ठीक है साथियों। होम्योपैथी का जनक माने जाते हैं। और एक चीज और बताइए कि 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है साथियों। वर्ल्ड होम्योपैथी डे WHD 10 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक साल। हर साल 10 अप्रैल को जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, ठीक है साथियों। कोई दिक्कत? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, तनिक दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए क्या बोलता है, फादर ऑफ, हाँ इवोल्यूशन हो गया, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान के पिता, कोशिका विज्ञान के पिता, कोशिका विज्ञान के पिता कौन है साथियों? तो कोशिका विज्ञान के पिता माने जाते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बारे में सब कोई जानते होंगे साथियों। रॉबर्ट हुक साहब ने किसकी खोज की है? सेल की खोज की है। किसकी खोज की है? रॉबर्ट हुक, सेल की खोज। सेल यानी कोशिका की खोज किन्होंने की है? हाँ, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने की थी।
कोशिका की खोज। इसलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, साइटोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी मतलब क्या होता है साथियों? स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल्स, सेल्स की स्टडी, यानी कि कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन। कोशिका के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये साइटोलॉजी कहलाता है। और ये कब खोज किए थे? तो इन 1665 में, 1665 ईस्वी में जो है वो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और ये एक डेड सेल था। क्या था? डेड सेल। डेड सेल मतलब मृत कोशिका, मृत कोशिका। ठीक है साथियों, मृत कोशिका। अब देखिए, जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता आता था साथियों, तो उसमें छोटा छोटा सा कमरा टाइप में दिखा था इनको। जब अपना सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से देखे थे, तो सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से क्या देखे थे कि छोटा छोटा सा कमरा जो है मधुमक्खी के छत्ते में देखने को मिल रहा है इस तरह सा। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या हुआ था कि इस तरह कमरा टाइप में दिख रहा था और उन्होंने अपने आप से, यानी अपने आप सेल्फ डिजाइंड एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या देखा था कि उस मधुमक्खी के छत्ते में, यानी हनी बी का जो छत्ता आता है, ठीक है, हाइव्स, उस छत्ते में क्या देखे थे? ये छोटा छोटा कमरा टाइप में बताए थे। ठीक है, तो वही कमरा को इन्होंने सेल का नाम दिया था शुरुआती क्षणों में और ये डेड सेल था। ठीक है साथियों, रॉबर्ट हुक साहब ने खोज किया है किनका? सेल का। ठीक है, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी हो गया। दूसरा पॉइंट यहीं पे लिख दे रहे हैं हम, स्टडी ऑफ टिश्यू, उत्तक का अध्ययन, उत्तकों का अध्ययन। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। अब बायोलॉजी में 3 रॉबर्ट हैं, तीनों रॉबर्ट का नाम याद रखना है। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने क्या खोजा? तो सेल को खोजा, यानी कोशिका को खोजा। किसको खोजा? कोशिका को खोजा। खोजने वाले हैं, खोजकर्ता। ठीक है, खोजकर्ता का नाम हम लिख रहे हैं साथियों। देखिए, रॉबर्ट हुक ने किसको खोजा? सेल को खोजा। दूसरा, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किसकी खोज की? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किसकी खोज की? तो सेल के अंदर होता है, ये सेल बनाए और इसके अंदर में न्यूक्लियस होता है। क्या है साथियों? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। किसकी खोज की? केंद्रक की खोज की। तो केंद्रक की खोज किए थे ये। ठीक है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये केमिस्ट्री नहीं है साथियों, न्यूक्लियस में उसमें नाभिक हो जाएगा। केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा बायोलॉजी पे आते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस में, उसमें केमिस्ट्री में नाभिक हो जाता है, इसमें केंद्रक होगा। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी है। ठीक है साथियों। तीसरा, उसके बाद है रॉबर्ट कॉच साहब। रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट कॉच साहब ने क्या खोजा? तो टीबी एंड कोलेरा के जीवाणु को खोजा। टीबी, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस होता है साथियों। टीबी, देखिए वो टीबी देखने वाला टीबी नहीं है, ये टीबी क्या है साथियों? तो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी होता है एक, किलोसिस, ओहो, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो गया। इसको क्षय रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षय रोग। और एक होता है कोलरा, कोलरा हैजा बीमारी। आप लोग जानते होंगे साथियों कि झारखंड जब आप पढ़ते हैं
तो झारखंड में एक नाम आता है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी का नाम आता है, और बिरसा मुंडा जी का जो मृत्यु हुआ था, डेथ हुआ था, वो हैजा बीमारी से ही हुआ था। वही होता है हैजा बीमारी साथियों। और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य जो है वो अलग हुआ था साथियों बिहार से। और 15 नवंबर को ही झारखंड दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, 15 नवंबर को ही हर साल। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हैजा बीमारी जो है और टीबी जो है, इसके जीवाणु को खोज किए थे, ये इसके जीवाणु को खोजे थे, जीवाणु को खोजे थे। ठीक है, जीवाणु की खोज किए थे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए साथियों, यहां से देखते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। इसमें क्या है कि इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के फादर कौन है? तो ये होता है औषधि विज्ञान, औषधि विज्ञान, औषधि विज्ञान के पिता। औषधि विज्ञान के पिता जो है वो कौन है? तो आप देखेंगे एडवर्ड जेनर साहब, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जी ने ही क्या किया था? सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज की थी, टीके की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज की थी। और इसी को बोलते हैं वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के टीके की खोज किन्होंने की थी? तो एडवर्ड जेनर साहब ने। अब देखिए बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान के पिता, जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? तो जीवाणु विज्ञान के पिता हैं आपके एंटोनी, एंटोनी वॉन ली वैन हॉक, लिवेन हॉक। ठीक है साथियों, एंटोनी ऑन लिवेन हॉक, एंटोनी ऑन लिवेन हॉक, लिवेन हॉक ने की थी। ठीक है साथियों, एंटोनी ऑन लिवेन हॉक ने किसकी खोज की थी? तो बैक्टीरिया का। ठीक है, और बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है? तो एंटोनी ऑन लिवेन हॉक। अब देखिए एक होता है क्या? स्टडी ऑफ रॉक्स। स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहलाता है साथियों? तो स्टडी ऑफ रॉक्स आपका कहलाता है चट्टानों का अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन। चट्टानों का अध्ययन जो है वो पेट्रोलॉजी कहलाता है। एसएससी सीजीएल में पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, पेट्रोलॉजी क्या कहलाता है साथियों? पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। एसएससी सीजीएल में पूछा है ये, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है साथियों,
तो पेट्रोलॉजी। अब देखिए जो रॉक्स होता है, रॉक्स यानी चट्टान, चट्टानों का जो एज होता है, एज वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आयु। तो आयु हम लोग रेडियो डेटिंग से करते हैं, रेडियो डेटिंग से, रेडियो डेटिंग से, रेडियो डेटिंग से हम लोग इसकी आयु ज्ञात कर सकते हैं, रेडियो डेटिंग से, डेटिंग, रेडियो डेटिंग से हम पत्थरों का, चट्टानों का जो है वो एज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखिए, अब स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या कहलाता है, पैलेंटोलॉजी कहलाता है, पैलेंटोलॉजी कहलाता है, पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी ज्वास्मिकी का अध्ययन, जीवाश्मिकी का अध्ययन पैलेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, पैलेंटोलॉजी कहलाता है। अब देखिए स्टडी ऑफ फॉसिल्स, अब देखिए फॉसिल्स जो होता है, फॉसिल्स जो होता है, फॉसिल्स जो होता है यानी जीवाश्म जो होता है साथियों, तो जीवाश्म का एज, जीवाश्म का एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये होता है कार्बन डेटिंग से, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग से। और कार्बन डेटिंग में कार्बन का एक आइसोटोप होता है कार्बन 14, कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। आइसोटोप, आइसोबार ये सब केमिस्ट्री में जानेंगे साथियों, अभी जिसका चर्चा कर रहे हैं उसी पर हम रहेंगे। और आगे जो होता है वो नेक्स्ट चलते हैं हम साथियों, कार्बन के 14 का यूज किया जाता है। और इस पूरे संसार में हम सभी जानते हैं कि कार्बन जो होता है वो एक यूनिक एलिमेंट है, और यूनिक एलिमेंट है इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड मिलते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। देखिए कार्बन का जो वैलेंसी होता है साथियों, केमिस्ट्री में भी थोड़ा देख लीजिए, वैलेंसी 4 होता है, वैलेंसी 4 होता है कार्बन का। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है साथियों, एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर इसका जो है 6 है। और के सेल, एल सेल में कैसे फुलफिल करते हैं, 2 और 4 करके, ये 4 जो है इसका वैलेंसी कहलाता है। वैलेंसी को अंग्रेजी में हम लोग संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं साथियों। उसके बाद फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी के पिता, ठीक है। तो जीवाश्मिकी के पिता, जीवाश्मिकी के पिता, जीवाश्मिकी के पिता, तो इनके पिता है लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी, ये इनके पिता हैं, लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ अब देखिए यहां से स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण का अध्ययन, वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों, तो ये कहलाता है टैक्सोनॉमी। क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, वर्गीकी कहलाता है। अब एक बात यहां से ये भी जानेंगे, क्या कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, टैक्सोनॉमी कौन है, वर्गीकी के पिता कौन है, तो वर्गीकी के पिता हैं आपके कार्लस लिनियस,
कार्लस लिनियस, कार्लस लिनियस। कैरोलस लिनियस, लिनियस, कैरोलस लिनियस साहब ने। अब देखिए इनके द्वारा एक कैरोलस लिनियस के साहब के द्वारा एक किताब लिखा गया। उस किताब का नाम था किताब सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी, नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी एक किताब लिखा गया था इनके द्वारा 1735 में। कब? 1735 में। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? बोलेंगे तनिक दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखिए फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के पिता जो है, वर्गीकरण के पिता, वर्गीकरण के पिता, वर्गीकरण के पिता आपके कौन है साथियों? यही है कैरोलस लिनियस साहब, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस साहब जो हैं वो क्या है? पिता हैं किनके? क्लासिफिकेशन के, वर्गीकरण। और हम सभी जानते हैं कि फादर ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, नाम पद्धति के पिता, नाम पद्धति के पिता। तो नाम पद्धति जो है वो कैरोलस लिनियस साहब ने ही दिया था, कैरोलस लिनियस। अब नाम पद्धति क्या है साथियों? नेक्स्ट पेज में देखिए, नाम पद्धति के पिता जो है, जैसे साइंटिफिक नेम आता है साथियों, वैज्ञानिक नाम, जैसे मनुष्य का या तो ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है साथियों? सभी कोई जानते होंगे, बताइए। तो आप उछल के बोलेंगे जी सर हम जानते हैं। मैं बताऊंगा पहले, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। देखिए साइंटिफिक नेम का बात करते हैं हम, साइंटिफिक नेम का, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम जो दिए हैं वो कैरोलस लिनियस साहब ने दिए हैं, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम जो होता है साथियों, जैसे मनुष्य है, मनुष्य, मनुष्य, ह्यूमन, क्या होता है? ह्यूमन, ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस, 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 होमोसेपियंस नाम है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। दूसरा मटर, मटर का यानी पी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको वैज्ञानिक नाम हम क्या बोलेंगे साथियों? तो यहाँ पे पीसम सटिवम, पीसम सटिवम, पीसम सटिवम। ठीक है साथियों। दूसरा, तीसरा आपको बताना है मेढक, मेढक जो होता है फ्रॉग, क्या होता है? फ्रॉग यानी मेढक। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्रिना, राना टिग्रिना, राना टिग्रिना, राना टिग्रिना, राना टिग्रिना, राना टिग्रिना मेढक का नाम है। ठीक है साथियों। चौथा गाय का, गाय का, काव का, बताइए काव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो काव का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस,
बॉस इंडिकस, ठीक है, बॉस इंडिकस हिंदी लिख लीजिएगा, वही लिखाएगा बॉस इंडिकस। अब हिंदी लिखने में भी किसी की समस्या होगा तो फिर बताइए कैसे चलेगा, चल ही नहीं सकता ना। देखिए हिंदी लिख लेंगे हम, सिर्फ एक बार नाम बोलेंगे, सुनकर लिख लेंगे, ठीक है साथियों। अब देखिए एक होता है मोर, मोर के बारे में तो जानते हैं आप, मोर, पिकॉक, पिकॉक, पावो क्रिस्टेटस, पावो, चलिए हिंदी ही लिख देते हैं, पावो क्रिस्टेटस, टेटस, पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है। छठा टाइगर, बाघ, बाघ जो होता है टाइगर, 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 तो इसको पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिसा बोलते हैं, ठीक, रिसा। एक होता है 7वां नंबर शेर, शेर, लायन, तो लायन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, लियो एक मूवी आया था अबर विजय थेलापति, विजय का, तो उसी प्रकार से ये पैंथेरा लियो नाम हो गया, ठीक है साथियों, कोई दिक्कत। और भी बहुत है, जैसे बकरी का हो गया कैप्टा हिटमस। एक और नाम यहाँ पे लिख सकते हैं आप आम का, 8वां नंबर आम, मैंगो, मैंगो का क्या होता है, और बाकी इसका लिस्ट लिखवाएंगे, अभी इतना ही नहीं है, ये आप ट्रेलर देख रहे हैं, बाकी फिल्म अभी बाकी है, ठीक है। मैग्नी फेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, ये सब वैज्ञानिक नाम जो है वो किन्होंने दिया था, तो कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था, ये नाम हुआ, ठीक है। प्लांट्स का भी नाम है, बहुत सारा लिस्ट है इसका, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी, तो ये कुछ कुछ जो बहुत ज़्यादा चर्चित है, हाईलाइटेड है, उसका नाम लिखे हैं, बाकी और भी लिस्ट आपको लिखवाया जाएगा आगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। कॉपी कर लिए, बोलेंगे जी सर कॉपी करने में तो हम आगे हैं, इससे इसमें कैसे पीछे रह जाएंगे हम। चलिए अब देखिए टॉपिक क्या क्या हम पढ़ेंगे, टॉपिक का भी यदि चर्चा कर ले हम, उसके बाद पढ़ें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो टॉपिक देखिए, एक जूलॉजी का हुआ, मतलब जंतु विज्ञान का, और एक बॉटनी का हुआ, दो तरफ हम पढ़ेंगे, बॉटनी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जो प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें, वो क्या कहला जाएगा साथियों, प्लांट्स के बारे में जिसमें से हम स्टडी करेंगे वो कहला जाएगा आपका बॉटनी। और जिसमें से हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जंतु के बारे में, जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या कहला जाएगा। तो यहाँ पे हम जंतुओं के बारे में जूलॉजी में पढ़ेंगे, और इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधों के बारे में, पौधों के बारे में, पादप, पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है। देखिए इसमें पहला टॉपिक हम लिख रहे हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, क्या होता है, पोषण। बहुत सवाल बनता है, बहुत सवाल बनता है, जैसे एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं हम कि बताइए विटामिन का खोज किसने किया है, विटामिन का खोज किसने किया है, विटामिन का खोज किसने किया है, तो फंक ने किया है। किसने किया है साथियों, फंक ने, फंक ने किया है विटामिन का खोज। किसका, विटामिन का खोज, विटामिन का खोज किसने किया है साथियों, तो उछल कूद कर बोलना है कि फंक ने किया है। किसने, फंक ने। अब देखिए और भी बहुत सारा सवाल बनता है, जैसे आप देखे होंगे यहाँ पे, देखे होंगे क्या कि मान लीजिए कि हम
विटामिन डी बोलें, विटामिन डी बोलें, विटामिन डी बोलें तो विटामिन डी, विटामिन ई बोले तो ये सब विटामिन जो आता है, विटामिन के आता है, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन, ये सब इसी में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, फैट के बारे में पढ़ना है, उसके बाद विटामिन मिनरल्स, ये सब इसमें पढ़ेंगे। और पहला ही चैप्टर है मेरा। दूसरा चैप्टर है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब होता है पाचन तंत्र। अब देखिए पाचन तंत्र से क्या सवाल बन सकता है। जैसे पाचन तंत्र से सवाल पूछ दिया कि फूड का पाचन जो है, यानी भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है, तो माउथ कैविटी से शुरू होता है साथियों, तो ये हम जान सकते हैं। तीसरा टॉपिक है आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है उत्सर्जन तंत्र। और हम सभी जानते हैं ये बात कि उत्सर्जन तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, तो वो ऑर्गन है आपका किडनी। क्या है मित्रों? किडनी, वृक्क बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वृक्क। और इसका भी बेसिक यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन आप पढ़े होंगे, 10 क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन सब भूल गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से जान लेंगे। उसके बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम के बाद आप पढ़ेंगे क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या जानेंगे, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, और परिसंचरण तंत्र में हम बेसिकली किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, हार्ट और ब्लड के बारे में। और ब्लड से बहुत सवाल आता है, देखे होंगे प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो ब्लड से बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिलेगा। हृदय, हृदय और ये रक्त, खून, ये हार्ट के बारे में, दिल, ठीक है, और ये ब्लड। अब देखिए आपको पूछ रहे हैं कि बताइए सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किन्होंने किया था, तो आप बोलेंगे जी सर हम तो जानते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज सर विलियम हार्वे जी ने किया है। सर विलियम हार्वे, लिख नहीं रहे हैं, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि हर चीज बोर्ड पे लिखा नहीं जा सकता, कुछ कुछ आप अपने दिमाग में भी जो है सेव करिए। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे जी ने ही परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किया है, क्योंकि सबसे पहले ब्लड को सर्कुलेशन के बारे में इन्होंने ही बताया था। उसके बाद आप रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रजनन तंत्र, उसके बाद आप पढ़ेंगे सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन, संवेदी तंत्र, संवेदी अंग। उसके बाद आप पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम। और रिस्पिरेटरी सिस्टम में आप क्या जानेंगे, श्वसन के बारे में, सांस कैसे लेते हैं, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे साथियों, टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू, उत्तक के बारे में जानेंगे हम। तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी पौधों का वर्गीकरण कैसे हुआ, वर्गीकरण, बहुत सारे प्लांट्स का जो वर्गीकरण है वो देखेंगे। उसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है साथियों, दोनों को एक साथ ही देख लेंगे हम लोग प्लस में। और प्लांट्स एंड इट्स डिजीज, प्लांट्स एंड इट्स डिजीज, डिजीज, प्लांट्स रोग, पादप रोग, पादप रोग
देखेंगे। जैसे धान का खैरा रोग होता है जस्ते की कमी से। धान का खैरा रोग किसके कमी से होता है साथियों? तो जस्ते की कमी से। गन्ना में देखे होंगे आप कि रेड स्मिथ डिजीज होता है। रेड स्मिथ डिजीज होता है, वो आपका किसमें? गन्ना में देखने को मिलता है। एक होता है तंबाकू में मोजाइक डिजीज होता है साथियों, मोजाइक डिजीज होता है। तो इसमें हम क्या जानेंगे? क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन आप देखे होंगे कि जैसे ऑर्थोपोडा, जंतुओं का, यानी कि जो एनिमल्स होता है उसका सबसे बड़ा ग्रुप, सबसे बड़ा किंगडम कौन सा होता है? ऑर्थोपोडा ग्रुप होता है। कौन सा? ऑर्थोपोडा ग्रुप। ऑर्थोपोडा होता है, एनिलिडा होता है, सिलेंट्रेटा होता है, ये सब आप जानेंगे। इसमें मेनली हम लोग यही सब चैप्टर जो है इसमें देखेंगे, और कुछ और होगा तो ऐड कर लिया जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मैं आपको, नेक्स्ट में 7 नंबर तक लिखे थे, जूलॉजी में ही लिख रहे हैं हम। उसके बाद 8 नंबर, 8 नंबर क्या है इसमें? इसमें देखेंगे हम लोग स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है हमारे बॉडी का, वो बताना है आपको। जल्दी से कमेंट करेंगे, चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे, कमेंट करेंगे जल्दी से। उसके बाद हो गया ये। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम को हम लोग पेशीय तंत्र बोलते हैं। पहला क्वेश्चन का जवाब हमको चाहिए, सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है हमारे बॉडी का। और दूसरा सवाल अभी हम पूछ रहे हैं, मस्कुलर पेशीय तंत्र, हमारे शरीर में कितने हड्डी होते हैं? 206 हड्डी होते हैं। कितने? 206 हड्डी। और हमारे शरीर में, हमारे होल बॉडी में पूरा टोटल कितना मसल्स होता है? मसल्स बॉडी में बहुत कोई गलती करेंगे, इसमें कमेंट करेंगे जल्दी से। पेशीय तंत्र, ये पेशीय तंत्र तीसरा। और नेक्स्ट मस्कुलर हो गया, उसको बाद होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर सिस्टम। ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। और नेक्स्ट सवाल आपको पूछा जा रहा है कि बताइए, जैसे आप इस ग्लैंडुलर सिस्टम में देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड होता है, फिर एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सब ग्लैंड के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। एक होता है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्रेन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम जो है साथियों क्या होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र होता है। बताइए, एक सवाल और पूछ रहे हैं आपसे कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है हमारे बॉडी में? लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? उसके बाद लार्जेस्ट सेल हो गया, और फिर इसमें ह्यूमन डिजीज पढ़ेंगे, ह्यूमन डिजीज पढ़ेंगे, मतलब मानव रोग पढ़ेंगे, मानव रोग, मानव रोग। उसके बाद इसमें से मानव रोग पढ़ने के बाद आपको एक और टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे करेंगे? जंतुओं का वर्गीकरण। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है बताइए जल्दी से? लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? तो हम यहां पे लिखेंगे ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। और ऑस्ट्रिच एग मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसके एक अंडे का वजन
एक अंडे का वजन जो है 1200 ग्राम होता है, 1200 ग्राम होता है। उसके बाद आपको बताना है कि ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन, मस्तिष्क, मस्तिष्क, तो मस्तिष्क का वजन कितना है, मस्तिष्क का वजन कितना है, वेट कितना है, कितना वेट है इसका, बताइए, फटाफट कमेंट करेंगे, चुपचाप नहीं बैठना है। तो इसका वेट जो होता है 1350 ग्राम से 1450 ग्राम तक होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि एक एडल्ट ह्यूमन में कितना ब्लड होता है, कितना लीटर ब्लड होता है, जल्दी से बताना है, कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। उसके बाद ब्लड जो होगा, जल्दी कमेंट करिए, 5 से 6 लीटर होता है, कितना, 5 से 6 लीटर। और ये सभी टॉपिक्स हम जूलॉजी में देखेंगे साथियों, और जूलॉजी में ही सबसे बड़ा सिलेबस है, और बॉटनी में तो बहुत छोटा सिलेबस है, सेल है, टिश्यू है, उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे, और सबसे बड़ा टॉपिक्स जो माना जाता है इसमें है, ठीक है। तो इस टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, देखेंगे। और यहाँ पे एक और सवाल हम पूछे थे कि सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है, तो फीमर होता है, फीमर, फीमर जांग का हड्डी होता है, थाई बोन होता है, जांग की हड्डी, जांग की हड्डी होती है, जांग की हड्डी, थाई बोन, थाई बोन सबसे बड़ी हड्डी होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर। और सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी जो है वो क्या है, अस्टेपिज, अस्टेपिज कान की हड्डी होती है, अस्टेपिज कान की हड्डी, कान की हड्डी। और एक और पूछे थे, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, तो न्यूरॉन होता है, क्या होता है, न्यूरॉन, न्यूरॉन, ठीक है साथियों। तो आज का क्लास हम जो है वो यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बहुत सारा चीज है लेकिन एक ही में नहीं हो